आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। देखिए, इस सेशन के माध्यम से आपको आइडिया लगेगा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ठीक उसी पैटर्न पर और उसी लेवल पर जो है आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। फ्रेंड्स, आपके पास एक सुनहरा अवसर है। इस बार आप जी तोड़ मेहनत करिए और निश्चित रूप से आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 में एक सीट अपना कन्फर्म कर लीजिए। और देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपकी एग्ज़ाम तक कंटिन्यू सेशन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो लोग पहली बार सेशन से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आज हमारा यह 11th नंबर वीडियो है, यानी कि 11th सेशन है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 10 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इस सेशन को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमारा यह 11th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 10 वीडियो कवर करा दिए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए फ्रेंड्स, स्पष्ट लिखा गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और देखिए यहाँ एनटीपीसी भी लिखा गया है। और जो पिछले बार आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, CEN 01/2019। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी लिखा गया, और पेपर लिया गया था ये 7/4/2021 को। यानी कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का यह बिल्कुल ऑफिशियल यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेक्शन में एनटीपीसी लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ से संबंधित विवरण है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं फ्रेंड्स कवर होते चलेंगे। अब चलिए बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ से संबंधित विवरण है। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 21 में है, यानी कि अनुच्छेद 21 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 21 आपको याद होगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का विवरण है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल 21 कहता है। और इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है राइट टू प्राइवेसी आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू प्राइवेसी किस में आता है, किस आर्टिकल में इसका विवरण है, तो ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 21 में। अच्छा, एक आर्टिकल 21 का क है, यानी कि 21 का ए है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि राज्य 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो आयु के समस्त बच्चे हैं उनको ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। और यह कहा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। तो ये भी आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए, ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 का, अनुच्छेद 22 का। देखिए, अनुच्छेद 22 क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण से ये संबंधित है। आर्टिकल 23 क्या है, तो आर्टिकल 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाता है, ठीक है। और 24 क्या है, तो ये जो है आपका बालकों के जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं उनके नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ये सब फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच, ठीक है ना, एक बीमारी थी प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की, ठीक है ना, पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मार करके हत्या कर दिया था। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यह घटना है 1897 की, सन भी आप याद रखिएगा, 1897 की ये घटना है। और प्लेग के समय उस समय काफ़ी ज़्यादतियाँ हो रही थी, तो प्लेग के समय की ज़्यादतियों से प्रभावित होकर के जो चापेकर बंधु थे दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, उन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड की और लेफ्टिनेंट यरस्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्टिनेंट यरस्ट, प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट यरस्ट की गोली मार करके हत्या कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दामोदर चापेकर दिया गया है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा 1898 में जो है दामोदर चापेकर को फांसी की सज़ा दिया गया था, फांसी के तख्ते पर चढ़ करके ये शहीद हो गए थे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक नाम उधम सिंह का बार बार पूछा जाता है, तो उधम सिंह के बारे में आपको याद होगा, उधम सिंह जो थे उन्होंने 1940 में जो है माइकल ओडायर की हत्या किया था। और एक है मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा ने जो है 1909 में करजन वायली की हत्या किया था इन्होंने। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे कि इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था। किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। अच्छा, जो एनएसई है इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शेयर बाजार। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति ने किया था। तो यहाँ पर देखिए फेरवानी समिति दिया गया है। और 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई को इस बाजार यानी कि जो एक्सचेंज बाजार है इसकी स्थापना का कार्य सौंपा था। और आईडीबीआई ने ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो एनएसई है इसकी प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। इतना तो हो गया, ये एनएसई के बारे में मैंने बता दिया। और एक है बीएसई जिसको कि हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से इसका स्थापना किया गया था, जिसको कि 2002 में, ठीक है, याद रखिएगा, जिसको कि 2002 में बदल करके नाम इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया, ठीक है। चलिए तो इतना आप याद रखिएगा। पहले मैंने बता दिया कि एनएससी की स्थापना किस समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था, तो फेरवानी समिति। इतना क्लियर हो गया ना, फेरवानी समिति। अच्छा, कुछ और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। एक आपका है आरबीआई, ठीक है ना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हिल्टन यंग आयोग, याद रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग ये पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की संस्तुति किया था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आरबीआई की स्थापना आपको पता है ना, आरबीआई की स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, नेशनलाइजेशन इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपको याद होगा नाबार्ड की। तो देखिए नाबार्ड के बारे में बात करेंगे तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये शिवरामन कमेटी थी, एक कमेटी थी शिवरामन कमेटी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर यानी कि शिवरामन समिति की अनुशंसा पर 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। ये भी कमेटी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी। चलिए बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी। बताएंगे फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करते चलिए, आपका रिवीजन होते चलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका पूछा गया है कि कौन सी एजेंसी बनाई गई थी, तो इस एजेंसी का नाम है यूनिसेफ, ठीक है ना, यूनिसेफ नाम है।
और देखिए फ्रेंड्स, यूनिसेफ की अगर हम बात करते हैं स्थापना तो 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अच्छा, यहाँ पर यूनेस्को भी है, तो इस प्रश्न का आंसर तो यूनिसेफ हो जाएगा। अब यूनेस्को के बारे में जान लीजिएगा। देखिए, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है ना, पेरिस यानी कि फ्रांस में है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, 7 अप्रैल बड़ा खास है क्योंकि इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1944 का जो आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है न्यू हैम्पशायर USA में, वो आपको याद होगा। 1944 में इसकी नींव पड़ी थी, लेकिन इसने फंक्शनिंग करना स्टार्ट किया था 1945 में। तो ये दोनों सन कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पर्यावरण वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है। चलिए, पूरा ऑप्शन अब आपको दिख रहा होगा। बताइए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन यहाँ पर, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए WCCB का पूर्ण रूप क्या है पर्यावरण और वन के संदर्भ में। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। क्लियर। अच्छा, बात यहाँ पर जो है वन्य जीव की आई हुई है, वाइल्ड लाइफ के बारे में आई हुई है, तो थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं आपको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बात अब पर्यावरण की भी दिख रही है, तो एक संस्था मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसको कहा जाता है। ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। और इसका हेडक्वार्टर केनिया के नैरोबी में है। केनिया के नैरोबी में है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये भी 1972 में पारित हुआ था। तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, प्रश्न ये बनता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पहले तो ये ध्यान रखिए। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था आपका जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था। ठीक है ना, दूसरा पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था इसका समय क्या था? तो 1956 से लेकर के 1961 तक रहा था। किस मॉडल पर आधारित था? तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसी दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये दूसरा पंचवर्षीय योजना था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना दिया गया है, तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी इसमें। ठीक है ना, तीसरे पंचवर्षीय योजना में। चौथे पंचवर्षीय योजना यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इस समय इसरो की स्थापना किया गया था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी के समय में किया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना ये आपको हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ये आपको याद होगा। ठीक है ना। और भाखड़ा नांगल और हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स प्लीज़ आप ध्यान रखते चलिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताते चलूँगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2020 में मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ पर देखिए दुनिया में पहले स्थान पर पूछा गया है, तो अब 2020 वाला आपको याद नहीं रखना है, अब आपको 2024 वाला याद रखना है। उस समय तो नॉर्वे था, तो चलिए उस समय का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए ये कौन सी संस्था इसको जारी करता है। तो फ्रेंड्स, यह जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और 1990 से जो है ये जारी किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अभी प्रथम स्थान पर जो कंट्री है ये स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ये कौन सा कंट्री है? ये स्विट्जरलैंड है। अभी प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। और अगर इंडिया की रैंकिंग पूछा जाएगा तो भारत की रैंक जो है 134वां है। भारत का रैंक क्या है? 134वां है। ठीक है। चलिए, प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है अभी 2024 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। अब यहाँ से 3 प्रश्न मैं आपका कराऊंगा। एक तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक,
तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है, पहले जान लीजिए, ये विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, भारतीय परमाणु ऊर्जा या फिर भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, ठीक है ना, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ठीक है ना, और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के ये पहले अध्यक्ष भी थे डॉक्टर होमी जहांगीर, यानी कि होमी जे भाभा। ठीक है ना, याद रखिएगा, इनको जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के ये पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, भारत में प्रायोगिक द्रव गतिकी यानी कि भारत में प्रायोगिक फ्लूइड डायनेमिक के अनुसंधान का जनक किसको कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कहा जाता है किसको, तो सतीश धवन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किनको, तो एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में, इसके अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। 1886 में दूसरा हुआ था कलकत्ता में, इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। कहाँ पर, मद्रास में, और इसी की अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और अगला हुआ था 1888 में, कहाँ पर, तो इलाहाबाद में हुआ था और इसी में पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। तो ये कम से कम 4 आप क्रम से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्रत्येक वर्ष जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 23 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अच्छा, इसको विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पुस्तक डे यानी कि वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 23 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, और फर्स्ट टाइम ये मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 को। ठीक है, तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है ना, ये पूरा कैपिटल होगा यूनेस्को के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख सीप ब्रेकिंग केंद्र यानी कि मेजर वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर सीप ब्रेकिंग है, कौन सा इसमें से, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में स्थित विश्व का प्रमुख सीप ब्रेकिंग केंद्र इसमें से कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका नाम अलांग है। अलांग जो है ये गुजरात में पड़ता है और देखिए अलांग जो है गुजरात में पड़ता है और इसको जहाज़ों का कब्रगाह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जहाज़ों का कब्रगाह के नाम से किसको जाना जाता है, तो अलांग को जाना जाता है। ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना, और भारत का यह सबसे बड़ा सीप ब्रेकिंग यार्ड है। ठीक है ना, और ऐसा दावा भी किया जाता है कि यह विश्व का भी सबसे बड़ा सीप ब्रेकिंग यार्ड है, लेकिन भारत का तो कम से कम है निश्चित रूप से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अलांग है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए इनमें से किस पर्यटन सर्किट यानी कि टूरिज्म सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, शामिल नहीं किया गया स्वदेश दर्शन योजना के तहत। ठीक है ना, अच्छा स्वदेश दर्शन योजना जो है याद रखिएगा, ये आपके पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कौन सा, स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर ना, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें जो है कौन सा शामिल नहीं है इस सर्किट में, तो सूफी सर्किट है, इको सर्किट भी है, पर्वतीय सर्किट नहीं है, तटीय सर्किट भी है। चूंकि पर्वतीय सर्किट क्यों नहीं है, तो पर्वतीय नहीं है, हिमालयन सर्किट है। पर्वतीय सर्किट नहीं है, हिमालयन सर्किट है, इसीलिए ये वाला आंसर आपका होगा, ये शामिल नहीं है। ठीक है ना, रामायण सर्किट भी है, आपको याद होगा। ठीक है ना, इको सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, कोस्टल सर्किट है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। तटीय सर्किट दे रखा है, ट्राइबल सर्किट है। ठीक है, तो बहुत सारे सर्किट है, पर्वतीय सर्किट नहीं है, हिमालयन सर्किट है। ठीक है, चलिए देखिएगा उस द्वीप का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि उस द्वीप का नाम क्या है जहां पर नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। 27 वर्ष की कारावास की सज़ा हुई थी, पहला प्रश्न तो ये बनेगा, और उनमें से 18 वर्ष के लिए इनको कैद किया गया था। उस जगह का, उस द्वीप का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा आइलैंड है, तो इस आइलैंड का नाम है रोबेन द्वीप, रोबेन आइलैंड। ठीक है ना, रोबेन आइलैंड ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक तरह का द्वीप है। ठीक है,
टेबल बे केप टाउन में है ये, टेबल बे, ठीक है ना, टेबल बे याद रखिएगा, टेबल बे, ठीक है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक द्वीप है और 18 साल यहाँ इनको रखा गया था, क्लियर ना, नेल्सन मंडेला को, रॉबिन द्वीप, क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, नेल्सन मंडेला को पूछा जाएगा कि भारत रत्न कब दिया गया था, तो प्रश्न बनेगा तो याद रखिएगा 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न। अच्छा, इनको जो है नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया है। इनको नोबेल का शांति पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1993 में दिया गया था, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि नेल्सन मंडेला के सम्मान में मनाया जाता है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है, नेल्सन मंडेला डे, ये कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष ये 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, 18 जुलाई को, ठीक है। चलिए, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 3-4 मैं प्रश्न के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चल रहा हूँ। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्ल लैंडस्टीनर जो है इनमें से किसके लिए जाने जाते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। अब देखिए यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है ब्लड ग्रुप की खोज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, एक आपको और नाम याद रखना है, अनुवांशिकी का पिता पूछा जाता है बार बार, तो ये ग्रेगर मेंडल को जो है, ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता यानी कि अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ये बराबर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, वायुमंडल में तड़ित यानी कि जो लाइटनिंग है उसके द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है, वायुमंडल में तड़ित द्वारा, अंग्रेजी में भी यहाँ पर लाइटनिंग दे रखा है, किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। तो देखिए, वायुमंडलीय बिजली की बात हो रही है, वायुमंडल में जो तड़ित है वायुमंडलीय बिजली इसको कहा जाता है, वायुमंडलीय तड़ित भी आप कह सकते हैं। इसके दौरान वायु के अंदर नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन के ऑक्साइड में होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन का जो है रूपांतरण होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने आपको जो पहला फेज का पेपर हुआ था उसका पीडीएफ मैंने दे रखा है पूरा, उसमें से जो आपको 30-40 शिफ्ट का क्वेश्चन है। जैसे ही इस फेज का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 30-40 शिफ्ट का पीडीएफ एक साथ मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो एक मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, आप उसको सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए सक्सेस केंद्रा क्विज, ठीक है ना, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पूरा पीडीएफ आपको मैं दूंगा, निश्चिंत रहिए, मैथ रीजनिंग सब कुछ रहेगा वहाँ पर। चलिए देखिए, सागा 220 क्या है, ये पूछा गया कि सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है, यानी कि इसरो द्वारा सागा 220 निर्मित है। सागा 220 क्या है, तो देखिए सागा 220 था क्या, तो फ्रेंड्स सागा 220 जो है यह एक तरह का सुपर कंप्यूटर था, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर है सागा 220, याद रखिएगा। और एक आदित्य भी है, आदित्य भी एक तरह का सुपर कंप्यूटर भी है, ये भी नाम आप याद रखिएगा। और प्रीवियस सेशन में मैंने आपको भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम भी मैंने आपको बताया है। भारत का पहला अगर सुपर कंप्यूटर पूछेगा तब ये नाम याद रखिएगा, परम 8000, ठीक है ना, परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसे आप जरूर याद रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन है, बताइए। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया गया आर्टिकल 3 में, किस में किया गया है, आर्टिकल 3 में किया गया है, याद रखिएगा, आर्टिकल 3 में किया गया है। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यह आर्टिकल 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या है, तो संघ का नाम है और उसका राज्य क्षेत्र का उपबंध है। आर्टिकल 2 में क्या है, तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का उपबंध करता है ये, ठीक है। और अनुच्छेद 3 मैंने आपको बता दिया कि यह नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो मैंने बताया था आपको कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है किसकी स्थापना किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था फ्रेंड्स कि उस समय जो है आपको भिलाई में, ठीक है ना, दुर्गापुर में और राउरकेला में, ठीक है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर देखिए दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये तीनों दे रखा है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था।
तो देखिए जर्मनी के सहयोग से जो है स्थापित किसको किया गया था, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला को, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, और इसको जो है फ्रेंड्स राउरकेला को जो है आपको पश्चिमी जर्मनी, जो पश्चिमी जर्मनी है ना उसी के सहयोग से, उस समय पश्चिमी और जर्मनी हुआ करता था पूर्वी, तो पश्चिमी जर्मनी का, अब जर्मनी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए दुर्गापुर, इसको किसकी सहायता से, तो दुर्गापुर को ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है ना, दुर्गापुर को ब्रिटेन की सहायता, और भिलाई को तो ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, भिलाई को जो है किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो सोवियत संघ के, ठीक है ना, सोवियत संघ के, यहाँ मैं लिखता हूँ सोवियत संघ के, और ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। हाँ चलिए, और यहाँ पर देख लीजिएगा बोकारो है, बोकारो, तो बोकारो को जो है आपको 1968 में सोवियत संघ के, इसको भी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने देखिए अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के खालिस्तान जगह स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। बताइए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में ने देखिए, कानपुर से इन्होंने जो है ये नाना साहब, ठीक है ना, इन्होंने नेतृत्व किया था, अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया था, जहां नाना साहब के यहाँ पर बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया, ठीक है ना, तो बिठूर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की? देखिए जब भी मैं आपको सेशन करवाता हूँ लॉर्ड रिपन के बारे में हमेशा बताता हूँ, क्योंकि लॉर्ड रिपन से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, मैंने कई दफ़ा बताया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लेटन ने लगाया था, जिसको कि लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ठीक है। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना कराई गई। हालांकि पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में कराई गई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से कराई जा रही है। अच्छा, 1881 में ही लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, ठीक है ना। और देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया हुआ है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि समर्थ योजना जो है केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है। समर्थ योजना, देखिए समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि वस्त्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2017 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। 2017 में समर्थ योजना को स्टार्ट किया गया था कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, चलिए डायरेक्टली याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि देखिए इनमें से किसे FIAF द्वारा 2021 फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है, 2021 में ये करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय जो ये किया गया था, आप देख लीजिए कि प्रश्न किस तरह से बनता है। एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूँ ये चीज़ आपको, ठीक है ना। तो ये अमिताभ बच्चन जी को उस समय जो है आपका फिल्म आर्काइव पुरस्कार दिया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा, बात यहाँ पर थोड़ा सा FIAF के बारे में आई हुई है, मतलब फिल्म से संबंधित है। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि पहले ये थोड़ा सा जान लीजिए। मैंने सीधे आपको आंसर बता दिया था कि कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है। तो देखिए इसमें से आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और स्प्रेडशीट जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डाटा को कैप्चर, प्रदर्शित या हेरफेर कर सकता है। आंसर इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए FIAF द्वारा 2021 फिल्म आर्काइव पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। और इस साल ध्यान रखिएगा ग्रैमी अवार्ड जो है, ग्रैमी अवार्ड भारतीय, आपको याद होगा कि ग्रैमी अवार्ड जो है आपको जाकिर हुसैन जी को, जो मशहूर तबला वादक है, तबला वादक, ठीक है ना, तबला वादक जाकिर हुसैन, यहाँ मैं लिखता हूँ तबला वादक जाकिर हुसैन साहब को, जाकिर हुसैन। और देखिएगा बांसुरी वादक,
बांसुरी वादक, ठीक है ना, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को, ठीक है ना, राकेश चौरसिया को, चौरसिया, ठीक है ना, राकेश चौरसिया को जो है, इनके अलावा 5 और भारतीय संगीतकारों को यह आपका दिया गया है ग्रैमी अवार्ड। तो याद रखिए ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड हो सकता है वो पूछ लिया जाए, ग्रैमी अवार्ड। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाइन, डेजी, विल, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार है। लाइन, डेजी, विल, लेजर और ड्रम इनमें से किसके एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल जो हैं ये प्रिंटर की एग्जाम्पल हैं, ये सारे प्रिंटरों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अच्छा, अष्टाध्यायी के बारे में जान लीजिएगा। अष्टाध्यायी जो है ना, मतलब 8 अध्याय वाली, ठीक है ना, महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। तो यहाँ पर देखिए पाणिनि दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पतंजलि देख लीजिएगा, इसी से संबंधित है। पाणिनि, ये पतंजलि जो है ना, इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उस पर अपनी टीका लिखी है, जिसको कि महाभाष्य नाम दिया गया है, महाभाष्य, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। महाभाष्य जो है यहाँ मैंने लिख दिया है, ये पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी है, जिसको कि महाभाष्य नाम दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, बताइए। अब देखिए एक बार आप इसको याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार कंफ्यूज करता है। देखिए एक गिलास है और एक ये गिलास है, इस गिलास में क्या है, वसा है, यही ना, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। और इसमें क्या है, जल है, इसमें क्या है, जल है, ठीक है ना, इसमें जल है। तो देखिए ये कीड़ा कौन कौन सा है, तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई और एक के है, ठीक है ना। तो मैंने एक कीड़ा लिया, इसी विटामिन से मैंने एक कीड़ा बना लिया, देखिए KEDA, ठीक है ना, ये 4 विटामिन को मैंने कीड़ा बना लिया, कीड़ा, ऐसा पढ़िए कीड़ा, ठीक है ना। ये एक इमेजिन है, देखिए इमेजिनेशन मैं कर रहा हूँ। कीड़ा को जब मैंने जल में डाला, क्या किया, जल में वाली गिलास में डाला तो कीड़ा नहीं घोला। तो फिर कीड़ा को घोलने के लिए बात घुलनशीलता की हो रही है, तो जल में जब कीड़ा नहीं घुला तो मैंने इसको वसा में डाल दिया। जब मैंने वसा में डाला तो ये कीड़ा घुल गया, क्या हुआ, कीड़ा घुल गया। तो मैंने समझ लिया कि कीड़ा वसा में घुल जाता है, जल में नहीं घुलता है। तो यानी कि K4, मतलब यहाँ से सारे विटामिन नाम, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये वसा में घुलनशील विटामिन। और बच गए अब विटामिन B और विटामिन C, ये जो बच गई ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन B या फिर B1 एक ही बात है, ठीक है, ये अब हमेशा याद रहेगा आपको। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कंदरिया महादेव मंदिर। फ्रेंड्स ये मंदिर जो है ये खजुराहो में है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर है और मूलतः यह भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण, ये कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है ये आपका चंदेल वंश का जो शासक थे, इनका नाम है राजा धंगदेव, राजा धंगदेव ने करवाया था, ठीक है ना, राजा धंगदेव ने करवाया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये कंदरिया महादेव मंदिर। चलिए उसके बाद देखिए नाभिकीय रिएक्टरों में जो है ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में, तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका, यूरेनियम का, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकटक झील जो है, लोकटाक यहाँ पर लिखा गया, हमने इस तरह से भी पढ़ा हुआ है, लोकटक झील आपने भी पढ़ा होगा। लोकटक झील कहाँ पर है, तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा मणिपुर में है। और चिलिका झील उड़ीसा में है, चिलिका झील। मेघालय का झील याद रखिएगा, मेघालय में एक उमियम झील है, हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, उमियम झील बहुत लोग जानते होंगे, उमियम झील मेघालय में है। और एक और झील है बारापानी झील, ये पूछा जा चुका है दोनों प्रश्न, बारापानी झील और उमियम झील कहाँ पर है, तो याद रखिए दोनों मेघालय में है, ठीक है। राजस्थान में तो आपको याद ही होगा, सांबर झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील, ठीक है ना। चलिए मणिपुर यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखिएगा कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट में NPCIL बोलते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि NPCIL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि NPCIL का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, बताइए। देखिए NPCIL की स्थापना हुई थी 1987 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNIDO की स्थापना हेतु किस वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था। UNIDO, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और अंग्रेजी में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, याद रखिएगा। 1966 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक स्वायत्त निकाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि UNIDO की स्थापना करते हुए संकल्प जो है पारित किया था। ठीक है ना, प्रस्ताव पारित किया था 1966, यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि नई रोशनी योजना किस वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई सरकारी कल्याणकारी योजना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो नई रोशनी योजना है ये महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है और ये जो योजना है ये चलाया गया था आपका अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्लियर ना फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है, बताइए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स अभी जो है इसमें 10 सदस्य हैं, हालांकि 11वां सदस्य के बारे में उधर चर्चा चल रहा था, तिमोर लेस्ते के बारे में ना, ठीक कर रहा हूँ ना, लेकिन उसको आधिकारिक तौर पर अभी मेंबर शायद नहीं बनाया गया है। एक बार आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और ये जो आपका आसियान है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है, ठीक है ना, और भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर है। विवेकानंद जो रॉक स्मारक हम लोग पढ़ते हैं, शिला स्मारक, तो फ्रेंड्स ये कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण हैं। तो लिनक्स और MS DOS के बारे में और यूनिक्स के बारे में आपने पढ़ा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखिएगा कि सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है। अच्छा, सुश्रुत संहिता खुद इसके लेखक सुश्रुत हैं। सुश्रुत नाम याद रखिएगा और सुश्रुत नाम को आप जानते भी हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का, जिसको कि हम लोग शल्य को सर्जरी बोलते हैं, शल्य चिकित्सा का, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह माना जाता है, पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो ये सुश्रुत संहिता जो है चिकित्सा और शल्य चिकित्सा यानी कि मेडिसिन और सर्जरी जो है आपसे उससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नहीं, ये पहला ऑप्शन है, मतलब ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन राइट होगा। चलिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, सबसे पहले आप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बताएंगे। सेम प्रश्न यहाँ पर आप राष्ट्रपति बना लीजिए और निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, आप कमेंट करिए। चलिए देखिए राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के उच्च सदन और निम्न सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा हैं उसके भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अब उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति में आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ठीक है ना, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यानी कि संसद के दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। किसने दिया था? डलहौजी ने। डलहौजी चेरी नाम दिया था इसको। और दरअसल देखिए, और एक थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना, मैं बता दूं कि ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं अभी जगदीप धनखड़ साहब हैं और ये आर्टिकल 64 के तहत जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए किस गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो ये अवध साम्राज्य को दिया था। प्रश्न उलट के भी पूछा जा सकता है कि अवध साम्राज्य को चेरी नाम किस गवर्नर जनरल दिया था, तो डलहौजी ने दिया था। और डलहौजी ने जो है जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ उसका लैप्स था, व्यापकत का सिद्धांत, ठीक है ना, उसने चलाया हुआ था, ये याद होगा। और देखिए अवध के बारे में जान लीजिए कि इसने जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था 1856 में। ठीक है, और उस समय वहाँ का शासक अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सी गतिविधियाँ ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है।
अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेज पूछा जाता है कि कौन कौन सा होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज में आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन कौन सा गैस आ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और इसमें से देख लीजिएगा तो राइट आंसर होगा आपका सोलर कार का उपयोग। ये आपका नहीं आएगा, परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह के दौरान पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है नौसेना विद्रोह के दौरान। नौसेना या नौसैनिक विद्रोह, दोनों तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। नौसेना विद्रोह के समय, तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ, नौसेना विद्रोह जो हुआ था ये आपका हुआ था 1946 में, और उस समय कौन था, तो वेबल था, लॉर्ड वेबल वायसराय था या गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। और सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह 1857 की घटना है, 1857 की 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है। मतलब अपना जो लगातार पहला उनका टेस्ट शतक था, दूसरा था और तीसरा था उनके जीवन का, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक लगाया था, ये कौन खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स ये मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं। इन्होंने जो है इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले 3 टेस्टों मैच में लगातार 3 शतक बनाए थे, ठीक है। इसके अलावा सौरभ गांगुली हैं, जिन्होंने अपने पहले 2 टेस्ट मैचों में, सौरभ गांगुली ने अपने पहले 2 टेस्ट मैचों में 2 शतक लगाया था, ठीक है। तो 2 अगर पूछ लेगा तो सौरभ गांगुली, 3 पूछ लेगा तो अजहरुद्दीन बता दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर कितने लाख रुपया का जो है दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर प्रदान किया जाएगा। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 लाख इसका आंसर होगा ना, 2 लाख इसका आंसर होगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस विकल्प का चयन करें जिसका मलयालम से वही संबंध है जो उड़ीसा का उड़िया से है। मलयालम से वही संबंधित इसका उड़ीसा का उड़िया से है। और इसका आंसर फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।